नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। फेड के डर के बीच बीटीसी और ईटीएच में दिखी मामूली बढ़त। फाइनेंस मिनिस्टर ने कही इंडिया द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के दौरान क्रिप्टो एसओपीज को डेवलप करने की बात। मैंगो मार्केट्स एक्सप्लॉइटर ने $114 मिलियन की चोरी के बाद लौटाए ज्यादातर फंड्स। $50 बिलियन एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म GK8 ने लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ की ब्राजील में एंट्री। सीईओ आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंस रिसर्च को फंड करने के लिए अपने कॉइनबेस स्टेक के हिस्से को बेचने की बनाई योजना। NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ऑप्शनल रॉयल्टी मॉडल में हुआ मूव। मेटा का होराइजन वर्ल्ड कर रहा है यूजर बेस के एक्सपैंड में चैलेंजेस का सामना। फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े बैंक को डिजिटल एसेट सर्विसेज के संचालन की मिली अनुमति। टेम्पल डाउ हैकर ने सैंक्शन्ड क्रिप्टो मिक्सर टोर्नेडो कैश के जरिए से फंड्स किए मूव। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने लीगल फीस में $3 मिलियन से ज्यादा किए हैं खर्च। बीटीसी और ईटीएच में वैल्यू बाइंग पर सोमवार सुबह के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पॉजिटिवली फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। हालांकि फेड के डर ने बीटीसी को $20,000 से नीचे रखा। रविवार को बिटकॉइन 1.3% ऊपर जाते हुए देखा गया। शनिवार से 0.60% की गिरावट को उलटते हुए बीटीसी ने हफ्ते के अंत में 0.91% गिरकर $19,267 पर ट्रेड किया। खासकर के बीटीसी को लगातार 9th कंसेक्यूटिव सेशन के लिए $20,000 से कम देखा गया। शुक्रवार और शनिवार के बेयरिश सेशंस के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बदलने के लिए कोई इवेंट नहीं हुआ। हालांकि क्रिप्टो और बिटकॉइन पर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन मजबूत हो रही है। क्रिप्टो और ट्रेडिशनल मार्केट दोनों एक रेजिंग स्टॉर्म का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 0.4% बढ़कर $19,200 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 1.3% ऊपर जाने के साथ $1,300 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.2% बढ़कर 27,540 पर था। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 प्रेसिडेंसी के दौरान क्रिप्टो करेंसी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को विकसित करने की इंडिया की योजना का खुलासा किया। सीतारमण ने पहले क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को निर्धारित करने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात कही और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जोखिमों का हवाला देते हुए मेन स्ट्रीम क्रिप्टो अडॉप्शन के बारे में डाउटफुल होने की बात कही है। हालांकि 15 अक्टूबर को उन्होंने लोकल इंडियन रिपोर्टर्स से बात की। उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टो एसेट्स को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर देते हुए G20 के मेंबर्स ने समान चिंता व्यक्त की है। अब्राहम ईजनबर्ग, जो पिछले हफ्ते डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैंगो मार्केट से $114 मिलियन की चोरी करने वाले ग्रुप का हिस्सा होने का दावा करता है, ने शनिवार को सोलाना बेस्ड डीफाई हब को $67 मिलियन लौटाए। अपने एक्शंस का बचाव करते हुए जिसे कुछ ने एक्सप्लॉइट कहा, जो दोनों के रूप में लीगल और हाईली प्रॉफिटेबल है। अब्राहम ईजनबर्ग, जो पिछले हफ्ते डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैंगो मार्केट से $114 मिलियन की चोरी करने वाले ग्रुप का हिस्सा होने का दावा करता है, ने शनिवार को सोलाना बेस्ड डीफाई हब को $67 मिलियन लौटाए। अपने एक्शंस का बचाव करते हुए जिसे कुछ ने एक्सप्लॉइट कहा, जो दोनों के रूप में लीगल और हाईली प्रॉफिटेबल है। ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए GK8 ने ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग कंपनी 2ND मार्केट के साथ पार्टनरशिप की है। GK8 पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में अपने इंस्टीट्यूशनल ग्रेड कस्टडी प्लेटफॉर्म को 2ND मार्केट में लाइसेंस देगा, जिससे ब्राजीलियन यूजर्स को क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक ब्रॉडर रेंज तक पहुंच प्राप्त होगी। 2ND मार्केट मेटामास्क इंस्टीट्यूशनल के साथ GK8 के इंटीग्रेशन का उपयोग करेगा, जो कि एक मल्टी कस्टोडियल वॉलेट है जो यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और वेब3 क्रिप्टो एसेट्स तक पहुंच प्रदान करता है।
कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को फंड देने के लिए यूएस एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी में अपने स्टेक के एक हिस्से को बेचने की योजना का खुलासा किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 14 अक्टूबर को एक ट्विटर थ्रेड में इसकी घोषणा की, जब उन्होंने कहा कि वे अपनी कॉइनबेस स्टेक का लगभग 2% बेच देंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास सीईओ के रूप में कंपनी का 16% हिस्सा है। कॉइनबेस के 2022 प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अनुसार आर्मस्ट्रॉन्ग की स्टेक फर्म के वोटिंग शेयर्स के लगभग 60% कंट्रोल के बराबर है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट ने साल के दौरान अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन से $1.26 बिलियन से ज्यादा का नुकसान किया है। शुक्रवार की रात ट्विटर थ्रेड के अनुसार मैजिक ईडन सोलाना नॉन फंजिबल टोकन मेनस्टे के ऑप्शनल रॉयल्टी मॉडल पर स्विच कर रहा है। कंपनी का यह भी कहना है कि वह 14 अक्टूबर के बाद वाले अपने 2% प्लेटफॉर्म फी को माफ कर देगा। यह मूव दूसरे पॉपुलर एनएफटी मार्केटप्लेसेस के नक्शे कदम पर चलता है, जैसे कि X2Y2, जिसने ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रॉयल्टी पेमेंट्स को ऑप्शनल बना दिया है, जो कि ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वे बेहतर रॉयल्टी एनफोर्समेंट टूल्स डेवलप करने के लिए एक फंड में $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देगी और भविष्य में रॉयल्टी के बाहर नए मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट करने की योजना है। मेटा के प्रमुख वर्चुअल रियलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होराइजन वर्ल्ड्स ने शुरू में साल के अंत तक 500,000 मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। हालांकि उस आंकड़े को संशोधित करते हुए 280,000 कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी को अपने यूजर बेस के एक्सपैंड में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा ऑब्टेन्ड इंटरनल मीमोज और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार एक्टिव यूजर्स की करंट नंबर 200,000 से कम है। स्प्रिंग के बाद से यूजर एक्टिविटीज में लगातार गिरावट आई है। कई लोगों ने सिर्फ एक महीने के खेल के बाद प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। जो प्लेयर्स रुकते हैं वे अवेलेबल वर्ल्ड के सिर्फ 9% विजिट कर पाते हैं, जिसमें ज्यादातर 50 विजिटर्स हो सकते हैं, जबकि ज्यादातर डिजिटल डेस्टिनेशंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। होराइजन कंपीटिंग प्लेटफॉर्म से भी पीछे है, जो कॉन्करेंट यूजर्स के संदर्भ में वर्चुअल सोशल एक्सपीरियंसेस प्रदान करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े बैंक सोसाइटी जेनरल ने पिछले महीने देश में डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए चुपचाप रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल कर ली। बैंकिंग जायंट अब अपनी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन फोकस सब्सिडरी सोसाइटी जेनरल फोर्ज के माध्यम से डिजिटल एसेट्स की कस्टडी, सेल और ट्रेड कर सकते हैं, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया था। ये फ्रेंच फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी डेस मार्किस फाइनेंसियर्स द्वारा जारी एक डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के फैसले के कारण है। ये डिजिटल एसेट स्पेस में बैंक के प्रीवियस मूव्स को फॉलो करता है। टेम्पलडाउ का हैकर एक प्रोटोकॉल जो दावा करता है कि वह स्टेकिंग के जरिए सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइडर करता है, जिसने ईथरस्कैन डेटा के अनुसार क्रिप्टो मिक्सर टोर्नेडो कैश के जरिए चोरी किए गए फंड्स को मूव कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में टेम्पलडाउ के एक स्टेकिंग वॉल्स को एक्सप्लॉइट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हैकर द्वारा 1830 ETH या लगभग $2.3 मिलियन की चोरी की गई थी। ब्लॉकचेन डेटा फर्म पेक्शील ने पहले इसका हवाला दिया कि ETH लगभग इक्विवेलेंट अमाउंट को टेम्पलडाउ हैकर के रूप में पहचाने गए एड्रेस से टोर्नेडो कैश राउटर में ट्रांसफर कर दिया गया है। टोर्नेडो कैश एक क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस है जो यूजर्स को ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स को साफ करने की अनुमति देती है। अगस्त में मिक्सर और इसके साथ जुड़े 44 इथेरियम और USDC वॉलेट्स को US ट्रेजरी द्वारा सैंक्शन किया गया था, जिसमें रॉनिन और हार्मनी ब्रीचेस जैसे हाई प्रोफाइल हैक्स के साथ इसके एसोसिएशन का हवाला दिया गया था। ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने लीगल फीस में $3 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं, क्योंकि ये चैप्टर 11 बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स के जरिए आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को फाइल्ड एक डॉक्यूमेंट के अनुसार 13 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लॉ फर्म कर्कलैंड और एलिस ने क्रिप्टो लेंडर से लगभग $2.6 मिलियन का फीस लिया, क्योंकि ये चैप्टर 11 की प्रोसीडिंग्स में सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह की फाइलिंग के अनुसार एक दूसरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकिन गंप ने 13 जुलाई से 31 अगस्त के बीच अपनी सर्विसेज के लिए लगभग $750,000 चार्ज किए थे। ऐसे में अब तक सेल्सियस ने टोटल $3 मिलियन से ज्यादा की लीगल फीस खर्च की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।